नमस्कार, प्राइम टाइम लेकर मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के पार्ट 2 से जुड़ी खबरों के साथ, जिसमें एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड बन गया है। पहले दिन लक्ष्य 20 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का था, लेकिन इस आंकड़े से भी कहीं ज्यादा का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इंदौर और उज्जैन में तो 1-1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन आज ही लगा दिया गया। वैसे ये वैक्सीनेशन अभियान 2 दिनों का है। 25 और 26 अगस्त को मिलाकर 30 लाख का टारगेट रखा गया, लेकिन पहले ही दिन 20 लाख और दूसरे दिन 10 लाख का टारगेट रखा था, पर पहले दिन सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आए। वैक्सीनेशन महाअभियान के पार्ट 1 के दौरान भी 10 लाख का टारगेट रखा गया था, लेकिन एक दिन में एमपी के भीतर 16 लाख से ज्यादा लोगों को पहले अभियान के दौरान टीका लगाया गया था। प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान 2 की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जवाहर चौक स्थित वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने जनता को संबोधित किया और कहा कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। वहीं सीएम ने फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और जनता से अपील करते हुए कहा, ये जनता का अभियान है और जनता को ही इस अभियान को सफल बनाना है। सीएम ने टीका लगाने पहुंचे लोगों से मुलाकात की। इस दौरान बुजुर्ग महिला मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देकर दुआएं भी देने लगी। ये दोबारा वैक्सीनेशन महाअभियान की जरूरत क्यों पड़ी? सच बात ये थी कि धीरे धीरे लोग निश्चिंत से होने लगे थे। वैक्सीन लगने की गति कम हो गई थी बहुत। कई सेंटर्स पे लोग लगवाने नहीं आ रहे थे। अच्छा, वैक्सीन में भी पहला डोज जरूरी है। अभी विश्वास जी बता रहे थे कि 4 करोड़ 3 लाख लोगों को लगभग पहला डोज लग गया, लेकिन पहला डोज पर्याप्त नहीं है। पहले डोज के बाद दूसरा डोज भी जरूरी है। और इसलिए मैंने देखा कि कई लोग तो पहला डोज लगवाने के बाद भूल ही गए कि दूसरा डोज लगवाना है। लगभग 44 से 48 लाख लोग ऐसे हो गए जिन्हें दूसरा डोज लगवाया ही नहीं। वैक्सीनेशन के मामले में लापरवाह नहीं होना है। ये साधारण वैक्सीन नहीं है, ये जिंदगी का डोज है। दुनिया के सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर, विशेषज्ञ सब यही कह रहे हैं कि कोरोना से अगर बचना है तो वायरस तो रहेगा, वो खत्म थोड़ी हुआ है। आज भी मध्य प्रदेश में पॉजिटिव केस आ ही रहे हैं, कम आ रहे हैं बस। अब वायरस है तो वायरस से बचने का उपाय क्या है? वायरस से बचने का उपाय है ये टीका लगवाना, वैक्सीन लगवाना। और इसलिए अभी 4 करोड़ 3 लाख लोगों ने पहला डोज लगाया है, 5.5 करोड़ को लगाना है। और मेरे बहनों और भाइयों, हम चाहते हैं कि सितंबर के अंतिम दिन तक हम पहला डोज 5.5 करोड़ जनता को लगा के उनकी जिंदगी को सुरक्षित कर लें, उनकी जिंदगी को बचा लें। यह सुरक्षा चक्र मिल जाए, ये हमारी चिंता है। और दूसरा डोज दिसंबर के अंत तक लग जाए, ये 2 डोज लग गए तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र अस्त्र टीकाकरण है। हम स्वयं इसे लगवाएंगे, साथ ही सभी को समझाएंगे कि कोविड-19 बीमारी जानलेवा है। इससे होने वाली मौत और खतरों की रोक। तो मध्य प्रदेश में इस वैक्सीनेशन महाअभियान को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है।
वैक्सीनेशन सेंटर्स की 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हर तस्वीर को देखने के बाद यही लगता है कि लोगों में भारी उत्साह था, तभी पहले दिन का लक्ष्य कहीं ज़्यादा तादाद में आज पूरा किया गया। 2 दिन के लिए मध्य प्रदेश में ये वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। कुल 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य है। पहले दिन यानी आज 20 लाख लोगों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसे कहीं ज़्यादा तादाद में पूरा कर लिया गया है। कल भी टीकाकरण महाअभियान जारी रहेगा। 10 लाख लोगों को दूसरे दिन टीके का लक्ष्य रखा गया था। अब देखना है कि क्या मध्य प्रदेश की जनता आगे आकर कल भी कोई नया रिकॉर्ड बनाती है। प्रदेश भर में वैक्सीनेशन महाअभियान जोरों पर है। अलग अलग शहरों में सुबह से ही वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन भिंड में लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों को ट्रैक्टर से सेंटर तक पहुंचना पड़ा क्योंकि लगातार बारिश के चलते झिलमिल नदी में अचानक पानी बढ़ गया था। जगह जगह इलाकों में पानी भरा हुआ है। हालांकि इसके बाद भी लोगों में उत्साह की कहीं कमी नहीं दिखी। लोग वैक्सीनेशन के लिए लगातार खुद आगे आते रहे। 90 साल की एक महिला भी वैक्सीन लगवाने इसी हालत में वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंची। एक इंजेक्शन ले लियो, एक सुई लग गई है। अब कब लगेगी? अब आज लगे। अच्छा लग रहा है आपको? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, बुखार होगा तो नहीं आ रहा है ना। अच्छा, और कितने साल आपकी उम्र हो गई? चले 80-90 की। 90 की। चलिए बात कुछ और खबरों की। बीजेपी की रणनीति हमेशा चर्चा में रहती है। अभी जो देखने को मिल रहा है उससे लगता यही है कि पार्टी ने पॉलिटिकल अटैक के लिए स्पेशल 3 की रणनीति बनाई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा इस जिम्मेदारी को पार्टी के भीतर निभाते नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी की ट्रिपल अटैक रणनीति। तीनों नेताओं की पहली पंक्ति गृह, चिकित्सा, हिंदुत्व पर त्वरित वार। कांग्रेस में नहीं दिखती ऐसी कतार। मध्य प्रदेश बीजेपी की रणनीति में एक अलग नयापन दिखाई दे रहा है। विपक्ष पर ये तीनों नेता एक के बाद एक आक्रामक प्रहार करते हैं। खासकर हिंदुत्व, गृह और चिकित्सा से जुड़े मुद्दों पर यह रणनीति साफ दिखाई देती है। यकीन ना हो तो आप भी देख लीजिए इनके बयान। तालिबान से जोड़कर कांग्रेस पर वार। दिग्विजय सिंह जी को सिर्फ तुष्टीकरण के लिए इस तरह के लोगों के पक्ष में खड़ा होना है। आपने आज तक विश्व के अंदर, भारत नहीं, कभी कोई काजी साहब जिंदाबाद के नारा सुना है? लेकिन दिग्विजय सिंह ने सुन लिया। हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो या हमारा सम्मान कम हो, इसी पर प्रयास किया है। मुझे लगता है एक अंतर्राष्ट्रीय विषय, इस पर हम कुछ भी टिप्पणी करेंगे तो उसका असर भारत के मान सम्मान या हमारी विदेश नीति पर पड़ सकता है। और दिग्विजय सिंह जी को इससे क्या लेना देना? कांग्रेस और तालिबान जो एक सिक्के के दो पहलू करके मैंने ट्वीट किया है, तो उसमें विरोध क्या है भाई? कांग्रेस ने तालिबानियों का विरोध कहाँ किया? इंदौर कांड पर ओबीसी के बयान पर प्रहार। ओवैसी जी को मैं बता दूं कि ऐसे लोग जो अपना 2-2, 3-3 पहचान पत्र रखते हैं वो अपराधी हैं। आप कृपा करें, ज्यादा हस्तक्षेप न करें। जो व्यक्ति केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए बहुसंख्यक समाज के खिलाफ खड़ा होता हो, जो अनर्गल बातें करता हो, जो संविधान की भावनाओं के खिलाफ राजनीति करता हो, उस व्यक्ति की कोई हैसियत और औकात नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की जनता का मखौल उड़ाए। मैं ओबीसी को ये बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का, कानून का राज है। मध्य प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा ये प्रथम कर्तव्य माना गया है। बेटी की छेड़खानी जो भी करेगा, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान, उसकी पिटाई होगी। ये तो कुछ उदाहरण हैं। ऐसे कई मसले हैं जिन पर ये ओपनर की भूमिका में दिखे हैं। अगर ये कहें कि इन दिनों यही तीनों नेता बीजेपी के ओपनर अटैकर्स बने हुए हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे कांग्रेस इस बारे में क्या सोचती है, ये भी सुन लीजिए। ये पूरा मध्य प्रदेश जो है इस समय
एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहाँ से रास्ता लोगों को नहीं दिख रहा है और बीजेपी को भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है ये 4 चुनाव के लिए, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। बाकी दोनों मुद्दे, चाहे उज्जैन का हो चाहे इंदौर, किसी में कोई दम नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी की त्रिदेव इसे जबरदस्त बैकअप देने का काम कर रहे हैं। पहले इस भूमिका को अकेले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा निभाते थे, अब उनके साथ 2 और चेहरे आ गए हैं। वैसे हिंदुत्व के मसले पर रामेश्वर शर्मा ज्यादा मुखर रहते हैं। जब भी तीनों किसी मसले पर अटैक करते हैं तो इनके बीच आपसी समझ भी दिखती है। इसके अलावा भी बीजेपी में एक और चीज दिखती है, वो है रेगुलर ब्रीफिंग। इस काम को बीजेपी ऐसे करती है जैसे वो विपक्ष में हो। आप खुद ही तय कीजिए, फिलहाल यहाँ कांग्रेस कहाँ है। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान कुछ दिन पहले अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए रूस रवाना हुए थे। इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के एएसआई ने उन्हें सिक्योरिटी चेकिंग के लिए गेट पर रोक दिया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसके बाद एएसआई सोमनाथ मोहंती की खूब तारीफ भी हुई। बाद में ऐसी भी खबर आई थी कि सलमान को रोकने के चलते एएसआई मुश्किल में पड़ गए हैं। हालांकि सीआईएसएफ ने अब इन बातों का खंडन किया है। सीआईएसएफ ने कहा कि मामले से जुड़े अधिकारी को प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए पुरस्कृत किया गया है। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने इंदौर में केआरके के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मनोज वाजपेयी ने सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करने को लेकर केआरके पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल पिछले दिनों कमाल राशिद खान ने मनोज वाजपेयी के खिलाफ कई अपमानजनक ट्वीट करके उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की थी। वाजपेयी की ओर से जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। उनका आरोप है कि 26 जुलाई को केआरके ने कई आपत्तिजनक ट्वीट किए। वैसे इससे पहले भी केआरके कई सुपरस्टार्स के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। कहते हैं प्यार की ना कोई भाषा होती है और ना ही प्यार जताने के लिए किसी ज़बान की ज़रूरत होती है। ये लाइनें किसी फिल्म या किताब की नहीं, नरसिंहपुर का नरसिंह भवन इन पंक्तियों का चश्मदीद गवाह है, जहां एक मूक बधिर युगल शादी के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। दीपाली और कपिल की मुलाकात स्कूल के दौरान हुई थी। दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार। इनका प्यार बेजुबान ज़रूर था लेकिन बेवफा नहीं, और आखिरकार दोनों ने परिवार की सहमति के बाद शादी करने का फैसला लिया। इसके बाद इनके वकील ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया है। अगर 1 महीने तक कोई आपत्ति नहीं आती है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत इनकी शादी हो जाएगी। हल्के से बिटिया को पाला, बोलती नहीं है साहब, तो मैंने उसकी शादी के काज कपिल के साथ जोड़ा बनाया था। दोनों अच्छे बड़े प्रेम से रहते और मुझे भी शांति है सर, शरीर में पूरी। मुझ तो सर बोलते कुछ नहीं बनता, मैं तो पागल हो जाता हूँ सर कि ये जोड़ी भगवान ने कहाँ से दे दी मेरे को। ये हम लोग नरसिंहपुर जिले में एक ऐतिहासिक शादी हो रही है ये, कि ऐसे दोनों पति पत्नी के रूप में मूक बधिर हैं और इनकी शादी करना हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि इनकी सुगमता से शादी हो, समाज में एक अच्छा मैसेज आए। दूसरों के साथ पढ़ते लिखते थे तो एक प्रेम प्रसंग ही बोलेंगे इसको, तो इस कारण दूसरों को दोनों मूक बधिर होने के कारण उनमें आत्मीयता जगी और उन्हें शादी के लिए इच्छुक हुए। उनको दोनों परिवार को कोई आपत्ति नहीं है, लड़का लड़की के दोनों परिवार मूक बधिर हैं। उनके द्वारा श्री कपिल सोनी और दीपाली कौरव द्वारा, जिसमें कपिल सोनी शाजापुर ज़िले के हैं और दीपाली हमारे इसी ज़िले की गाड़ावाड़ा तहसील के रहने वाली है। इनके द्वारा विशेष विवाह अधिनियम के तहत आवेदन दिया है। इसमें जैसे भी जो भी कार्रवाई होती है नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो ड्यू डेट रहती है 1 माह का जो इश्तहार होता है उसी डेट में अगली पेशी में हम निकलवाएं। कोई आपसे ये पूछ ले कि शरीर में कितनी हड्डियां हैं और इन हड्डियों के नाम क्या हैं, इतने में ही अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाएंगे। और ये काम महज कुछ सेकंड में करना हो तो फिर और भी मुसीबत है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बिलासपुर में 3 साल 8 महीने के जुड़वा भाइयों के लिए ये काम ज़रा भी मुश्किल नहीं है।
और उनके इस हुनर को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। उम्र पर मत जाइए, उम्र तो इनकी अभी महज 3 साल 8 महीने ही है, लेकिन टैलेंट ऐसा है कि इनका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। बिलासपुर के भारतीय नगर में रहने वाले इवान शर्मा सबसे कम उम्र में इंसानी शरीर की हड्डियों के नाम और उनकी संख्या बताने वाले बच्चे बन गए हैं। उन्होंने 1 मिनट 22 सेकंड में शरीर के किस अंग में कितनी हड्डियां हैं ये बताकर रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है। इवान ने कुल 60 हड्डियों के नाम उनकी संख्या के साथ बताकर रिकॉर्ड अपने नाम किया है। Number 5, second, coccyx, phonics, idiom, ism, pubis, touch, 24 ribs, 1 sternum. वहीं उनके जुड़वा भाई इयान शर्मा भी कम नहीं है। इयान ने सबसे कम समय में शरीर के अंदर मौजूद 206 हड्डियों के नाम बताने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 34 सेकंड में ये कारनामा कर दिखाया। Cervical, thoracic, lumbar, second coccyx, ribs, sternum, clavicle, scapula. Humerus, trapezium, dorsal, capitamen, scaphoid, dorsal, and pisiform. इवान और इयान के माता पिता बिलासपुर के निजी अस्पताल में डॉक्टर हैं। पिता हड्डियों के डॉक्टर हैं और उनकी बातों को सुनकर ही ये बच्चे हड्डियों के जानकार बन गए। मेरे फ़ोन में एक्सरेज और बोन्स देख के इनको शुरू से ही थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रहता था। हमेशा ये पूछते थे कि पापा ये क्या है, पापा इसमें क्या करना है ना। और जब हमने देखा कि इन दोनों बच्चों का इंटरेस्ट है बोन्स के प्रति, तो हमने भी फिर इनको प्रोत्साहन देना शुरू किया और लगभग 10-15 दिन की प्रैक्टिस के बाद ये दोनों ही लोग शरीर की जितनी भी बोन्स हैं उनके बारे में सब कुछ जान गए। और उसके बाद फिर हमने इनका रिकॉर्ड के लिए नाम भेजा वीडियो बना के। इसके अलावा इवान और इयान को इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा का भी ज्ञान है। दोनों बच्चे इन तीनों भाषा में लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हैं। अभी रिकॉर्ड जो बनाया है उसने 34 सेकेंड्स में उसने हमारी बॉडी की सारी हड्डियों को उसने फास्टेस्ट बता के एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो इसको ट्रेनिंग में एक्चुअली थोड़ा सा तो इनको पहले से ही आइडिया था, क्योंकि वो अपने पिता के साथ पिता फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो हड्डियों की बातें में बात करते हैं। तो इस बार ऑलरेडी उनको काफ़ी हड्डियाँ पता थी। उसके बाद हमें लगा कि इस टैलेंट को और निखारने के लिए हमने थोड़ा सा उनको फ़ोटोज़ दिखा के कि ये बोन है, तो उनको हमने बताया। तो हमने देखा कि बहुत आसानी से वो याद कर ले रहे थे। फिर उसके साथ में ये स्पेनिश और अभी फ्रेंच भी सीख रहे हैं, तो वो सब भी अपना बोल रहे हैं। इसे गॉड गिफ्ट कहें, माता पिता की परवरिश कहें या फिर बच्चों की सीखने की क्षमता, जो भी हो, लेकिन ये बच्चे हैं तो कमाल के। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर।